नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहाँ पद परिचय की चर्चा करेंगे। पद परिचय से संबंधित एक बात जो अक्सर सुनने मिलती है कि ये बहुत कठिन है और अधिकतर इसे पढ़ने से, इसका परिचय देने से लोग कतराते हैं, बच्चे कतराते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन मित्रों, जितना इसे कठिन समझा जाता है उतना कठिन है नहीं, और यदि इसे हम अच्छी तरह समझ लें तो हम आसानी से किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। और मेरा दावा है कि यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लें तो किसी भी पद को पहचानने में आपको किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग पद परिचय जो दो शब्द है उसको समझते हैं। तो मित्रों, पद क्या है? सबसे पहले पद क्या है? तो पद वाक्य में प्रयोग किए शब्द को पद कहते हैं। जैसे रोटी शब्द है, लेकिन जब कहते हैं कि मैंने रोटी खाई तो यहां रोटी क्या हो गया? पद हो गया, क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में हो चुका है और यह व्याकरण के नियमों से बन चुका है। यानी हम जब पद परिचय देते हैं तो पहला यह है कि वह वाक्य में प्रयोग किया हुआ शब्द होता है, अलग से नहीं, राम का नहीं, ठीक, नदी का नहीं, ऐसे परिचय नहीं देते हैं। सिर्फ नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा खत्म और स्त्रीलिंग। लेकिन जब कहेंगे हम कि नदी बह रही है तो सिर्फ उसका परिचय वह दो ही नहीं बल्कि और है। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो हम लोगों ने यहां पद जाना। तो दूसरा है पद के प्रकार। पद के प्रकार, पद के प्रकार, पद के प्रकार में मित्रों हम शब्द के प्रकार के अनुसार ही देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। पद में हम उस विकारी और अविकारी शब्दों को ही पढ़ते हैं। तो यहां पर भी पद के 8 भेद होंगे, जिस तरह से विकारी और अविकारी मिलाकर 8 होते हैं। तो इन 8 भेदों की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग परिचय को देख लेते हैं। तो हमने यहां तो पद को समझ लिया था। तो पद परिचय क्या है? जब हम परिचय कहते हैं मित्रों, तो परिचय का अर्थ है पूर्ण, यानी पूरा व्याकरणिक परिचय। पूर्ण व्याकरणिक, मैं यहां व्याकरणिक लिख दे रहा हूं मित्रों, व्याकरणिक परिचय। यानी किसी भी पद का पूर्ण भी, किसी भी पद का पूरा परिचय देंगे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से। जैसे एक उदाहरण लेते हैं मित्रों कि यहां पर मोहन है। मोहन क्या है? यहां पद है। अब क्या करना है? इस मोहन पद का हमें परिचय देना है। परिचय किस आधार पर? तो व्याकरण के आधार पर हम देंगे। तो सबसे पहले मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मित्रों लिंग, लिंग क्या है? पुल्लिंग है। फिर वचन, वचन क्या है? तो एक वचन है। फिर कारक क्या है? तो कारक कर्ता कारक है। इसका संबंध किससे है? तो क्रिया से है। मोहन यानी पढ़ता है, क्रिया के साथ संबंध है क्योंकि उस कार्य को कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मोहन पद का पूरा व्याकरणिक परिचय दिया। तो इस तरह का परिचय देना ही, पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो मित्रों, हम आते हैं पद के प्रकार पर। जैसे कहा कि विकारी और विकारी मिलाकर 8 होते हैं, उसी तरह से पद भी हम लोग 8 देखेंगे। तो पहला जो है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण,
पांचवा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। छठा संबंध बोधक, संबंध बोधक। सातवां समुच्चय बोधक। आठवां मित्रों यहां बोधक लिखते हैं, और आठवां सबसे अंतिम विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी मित्रों ये 8 भेद, यानी इन 8 प्रकार के शब्दों का हमें परिचय पद परिचय में देना है। और इसमें से पहला 4, 1 2 3 4, ये क्या है? विकारी हैं, ये विकारी हैं। और अंतिम 5 6 7 8, यह क्या है? 1 से लेकर 4 तक। और अविकारी क्या है? अविकारी 5 से लेकर 8 तक। तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में मित्रों लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड़का है तो लड़का से लड़के, बच्चा है तो बच्चा से बच्चे, लाल है तो लाल टोपी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब कहेंगे काला तो काला से काली, अच्छा अच्छा से अच्छी। तो इन चारों में, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया विशेषण में, इन चारों में परिवर्तन होता है और अंतिम चारों में परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से इसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर वाक्य में देखेंगे तो मोहन क्या है? संज्ञा है। किताब क्या है? संज्ञा है। पढ़ता है क्या है? संज्ञा है। सीता क्या है? संज्ञा है। हंसती संज्ञा है। उसने सर्वनाम। लाल क्या है? टोपी है, लाल विशेषण है। फिर टोपी क्या है? आपका संज्ञा है। और खरीदी क्या है? क्रिया है। तो प्रत्येक पद का जो है हम देख रहे हैं कि यहां जो प्रकार है उसके अनुसार ही आया है। तो मित्रों हम यहां सबसे पहले जो देखेंगे कि प्रत्येक पद के लिए हम क्या परिचय देते हैं, यानी व्याकरण के किस व्याकरण का परिचय देते हैं, हम उसे देखेंगे मित्रों। कि जैसे हमने यहां मोहन का किया तो मोहन का जब हम संज्ञा का परिचय दे रहे हैं, संज्ञा में पहले बताया कि वह भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद बताया मैंने कि लिंग पुल्लिंग है। फिर बताया वचन, ठीक, एक वचन है। फिर बताया आपका कारक, कर्ता कारक है। फिर क्रिया का सब संबंध बताया। यानी प्रत्येक पद के लिए अलग अलग व्याकरण यानी अलग अलग परिचय होता है। सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम का एक आता है, क्योंकि संज्ञा के बदले ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी 8 के लिए परिचय भिन्न होगा। तो उनको हम यहाँ जान लेंगे कि किस प्रकार से किस तरह का हमें परिचय देना है। जब हम ये जान लेंगे कि हमें किस तरह का परिचय देना है तो हमें परिचय देने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। जैसे मित्रों सबसे पहले हम संज्ञा को लेते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आपको याद रहेगा कि हमें किस पद का क्या परिचय देना है। जिसे हम संज्ञा का परिचय देंगे, संज्ञा के यदि परिचय देना हो तो क्या देंगे मित्रों हम? तो संज्ञा के सबसे पहले दे रहे हैं भेद, कि कौन सा भेद है। दूसरा दे रहे हैं वचन। तीसरा दे रहे हैं लिंग, तीसरा लिंग। चौथा दे रहे हैं कारक, कारक। और पांचवा दे रहे हैं क्रिया के साथ संबंध, यानी किस क्रिया के साथ संबंध है, किस क्रिया के साथ संबंध।
पहला, यानी एक संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें इनका परिचय देना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है कि भेद क्या है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं किताब, किताब संज्ञा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किताब जो है संज्ञा के किस भेद में आता है, तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वचन क्या है, तो एक वचन है। दूसरा तीसरा लिंग क्या है, तो किताब स्त्रीलिंग शब्द है तो लिंग हो गया। कारक क्या है, तो कारक में कर्म कारक है तो कर्म कारक लिख दिए। फिर जो है क्रिया के साथ संबंध क्या है, तो यह सकर्मक क्रिया का संबंध है, सकर्मक क्रिया के साथ संबंध बनता है इसका। तो हम इस तरह से इसका परिचय दे सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम में भी संज्ञा की तरह ही परिचय दिया जाता है। जैसे सर्वनाम में सबसे पहले भेद, भेद, फिर वचन कौन सा है, फिर लिंग क्या है, फिर कारक क्या है, और कारक बता देने से क्रिया का संबंध चला आता है। संज्ञा के साथ भी वही हाल है। तो ये मुख्य रूप से ये चार होते हैं, भेद, वचन, लिंग और कारक। तो भेद में यहां सर्वनाम देखते हैं हम लोग यहां, तो सर्वनाम में क्या है, भेद में तो उसने आया है वह से, वह का ही रूप है, वह से उसने, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है पहला। दूसरा वचन तो है एक वचन। तीसरा है लिंग, तो सर्वनाम का लिंग निर्भर करता है कि वो किसके लिए, किसके स्तंभ प्रयोग हुआ है। यदि सीता के लिए प्रयोग हुआ तो स्त्रीलिंग, और राम के लिए प्रयोग हुआ तो पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग आएगा, तो हो जाएगा आपका लिंग में पुल्लिंग। कारक क्या है, कर्ता कारक है, और खरीदी क्रिया के साथ संबंध इसका है। तो इस तरह से हम इसका परिचय दे सकते हैं। और तीसरा है मित्रों विशेषण। तीसरा विशेषण, विशेषण में क्या, पहला भेद, दूसरा जो है हम देखेंगे इसका लिंग, तीसरा जो देखेंगे हम लोग मित्रों वचन, और चौथा जो देखेंगे विशेष्य, यानी यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, यह किसके लिए, किस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, चौथा देखेंगे। तो इन चारों के आधार पर हम विशेषण का परिचय दे सकते हैं, विशेषण पद का परिचय दे सकते हैं या देते हैं। जैसे यहां विशेषण क्या है, लाल है, तो लाल पहले भेद बताएंगे, तो कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा लिंग क्या है, तो टोपी क्या लिंग है, टोपी खरीदी, टोपी स्त्रीलिंग है, तो यहां भी लाल भी जो आएगा वह स्त्रीलिंग ही आएगा। क्यों आएगा मित्रों, क्योंकि विशेषण का जो लिंग निर्णय होता है, वचन निर्णय होता है, वह किस विशेष्य के लिए आया है उसके आधार पर होता है। यदि टोपी पुल्लिंग है या टोपी बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन, यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, विशेष्य यदि पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग। तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो भेद में भेद, लिंग, वचन दे दिए। वचन में क्या होगा, एक वचन, और विशेष्य क्या है इसका, तो टोपी विशेष्य है, यानी टोपी विशेष्य का विशेषण। इस तरह से हम इन तीनों का परिचय देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब चौथा आते हैं क्रिया को लेकर मित्रों। तो इससे मैं एक वाक्य यहां मिटा रहा हूं, यहां पर लिखते हैं क्रिया का परिचय। यहां क्रिया, अब क्रिया में क्या मित्रों, पहले सबसे पहले भेद कि क्रिया किया कौन सा भेद है। दूसरा मित्रों वचन, तीसरा लिंग, चौथा काल, पांचवा वाच्य, और छठा कर्ता या कर्म के साथ संबंध, कर्ता या कर्म के साथ संबंध। यानी एक जब क्रिया का परिचय देंगे
तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास हंसता है, ये क्रिया है, और खरीदी है। हम दोनों को लेते हैं। सबसे पहले खरीदी। तो खरीदी क्या है? भेद में ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ टोपी कर्म है पहला। दूसरा, वचन क्या है? ये वचन स्त्रीलिंग है। वचन जो है वह आपका एक वचन है, एक वचन है। दूसरा, लिंग क्या है? लिंग स्त्रीलिंग है। काल क्या है? तो काल जो है यह भूतकाल है। वाच्य क्या है? तो वाच्य में यह कर्तृवाच्य है। हम लोग वाच्य भी देखेंगे। वाच्य में कर्तृवाच्य है। फिर कर्ता या कर्म के साथ संबंध, तो किसके साथ संबंध है? तो यहां पर कर्ता के साथ संबंध यहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि उसने लाल टोपी खरीदी, तो खरीदी यहां स्त्रीलिंग है, लेकिन यहां कर्ता के साथ ही संबंध है। और चूंकि यहां नई विभक्ति है, भूतकाल है, इसलिए यहां पर क्रिया का निर्धारण हुआ है कर्म के अनुसार, लेकिन इसका संबंध कर्ता के साथ ही है, कर्म के साथ नहीं है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य है। जब इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे कि उसके द्वारा टोपी खरीदी गई, तब क्या होगा यहां? तो यहां पर हो जाएगा कर्म के अनुसार, क्योंकि टोपी खरीदी गई, टोपी के अनुसार यहां क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से मित्रों हमने क्या देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों का परिचय हम किस आधार पर देंगे उसे हमने समझा। तो मित्रों, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का पद परिचय देने के लिए हम लोगों ने जो देखा कि वचन, लिंग, कारक, काल और वाच्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके भेद के बारे में हम इनके भेद के बारे में भी हमें जानना होगा, लेकिन पहले हम इनके बारे में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं वचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन क्या है? नंबर, संख्या, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है कि वह एक है या अनेक है। तो हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उसके पास एक टोपी है, तो एक टोपी है तो वहां पर एक वचन चला आया, या उसके पास टोपी है तो वहां भी एक वचन आएगा। लेकिन उसके पास बोलेंगे बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबें बहुवचन है तो बहुवचन लिखा जाएगा। तो पहला वो वचन। दूसरा है लिंग। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के लिंग का पता चलता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, तो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग के अनुसार ही हम पद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक रोटी खाई, तो यहाँ रोटी क्या है? तो रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने फल खाया, तो यहाँ फल क्या है? पुल्लिंग है। इस आधार पर हम लिंग को पहचान सकते हैं। तो खाई स्त्रीलिंग, खाया पुल्लिंग, रोटी स्त्रीलिंग, फल पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी जिस शब्द से स्त्री होने का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से पुरुष होने का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। मित्रों, तीसरा है काल। काल तीन है। काल का अर्थ समय, अंग्रेजी में उसे टेंस कहते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब हम वाक्य देखेंगे तो उसमें स्पष्ट पता चल जाता है कि ये कौन सा काल है। जैसे मैंने एक रोटी खाई, खाई में यह भूतकाल है तो भूतकाल लिखना ही पर्याप्त है। मैं एक रोटी खाऊंगा तो भविष्यकाल है, और मैं रोटी खा रहा हूं तो वह क्या हो गया? तो वह वर्तमान काल है। तो वाक्य में प्रयोग क्रिया हमें बता देती है कि वह किस काल के अंतर्गत आएगा, भूतकाल के अंतर्गत कि वर्तमान की भविष्य। तो यह स्पष्ट है मित्रों। तीसरा है वाच्य। वाच्य क्या है मित्रों? कि क्रिया का रूपांतरण, कि वाक्य में क्रिया का रूपांतरण होकर, रूप में परिवर्तन होकर प्रयोग होता है। जैसे मैंने एक फल खाया, मैंने फल खाया, एक यह है। इसी वाक्य को हम लिखते हैं कि मेरे द्वारा फल खाया गया। ठीक, तो यहां क्या हुआ मित्रों? कि क्रिया का रूपांतरण हो गया, यानी फल खाया का फल खाया गया हो गया। तो हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि वाच्य में या तीन प्रकार से क्रिया यहां पर बदलती है। तीन प्रकार से किस रूप में?
कर्म के रूप, कर्ती के रूप में, कर्म के रूप में और भाव के रूप में। यानी जब कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग करते हैं तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जैसे राम आम खाता है या राम रोटी खाता है, तो राम रोटी खाता के लेते हैं। यह चूंकि यहाँ क्रिया का निर्धारण कर्म कर्ता के अनुसार हो रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य है। लेकिन जब कर्म के अनुसार होगा तो वह कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे राम द्वारा रोटी खाई जाती है, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गई, खाई जाती है, तो ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे? तो कर्मवाच्य पहचानने के लिए जरूरी है कि उस वाक्य में कर्म हो। यदि कर्म नहीं है तो वह कर्मवाच्य नहीं है। तीसरा है भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या है मित्रों? भाववाच्य यानी जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है उसको हम भाववाच्य बदलते हैं। जैसे सीता हंसती है, जैसे कि मैंने वो वाक्य लिखा था, सीता हंसती है, यहाँ कर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका जो परिवर्तन करेंगे हम लोग तो उसे बदलेंगे भाववाच्य में। जैसे सीता से हंसा जाता है, तो सीता से हंसा जाता है यहाँ पर भाववाच्य है। तो भाववाच्य में हम किसे बदलेंगे? जिस वाक्य में कर्म नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बदल सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये आता है काल, आपका क्रिया का जब हम लिखते हैं, पद परिचय देते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, काल का और वाच्य का। उसके बाद है मित्रों कारक। तो कारक के 8 भेद हैं, हम लोग जानते हैं। कर्ता ने शून्य भी दिया हुआ है, कर्म को शून्य, यानी कहीं कहीं कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, यहाँ ने है, लेकिन राम रोटी खाता है, यहाँ ने नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल में है। लेकिन राम यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। कर्म को और शून्य, तो को का प्रयोग उस तरह कर रहे हैं, राम ने रोटी खाई, को यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोटी कर्म है। फिर है करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अजी आदि। तो इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से, कारक चिन्हों के माध्यम से हम कारक को पहचान सकते हैं। जैसे उसने रोटी खाई, तो उसने का परिचय देना है, तो यहाँ पर ने है, तो ने किस में आता है? कर्ता में, तो कारक क्या होगा? कर्ता कारक। फिर चला आएगा कि मैं, तो वह घर में रहता है, तो घर में है, तो यहाँ पर घर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिकरण कारक चला आएगा। इस तरह से हम कारक भी पहचान सकते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों कि वचन, लिंग, कारक, काल और वाच्य को समझने के बाद मित्रों हमें देखना पड़ेगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के भेद क्या हैं, क्योंकि हमें भेद भी लिखने होते हैं। तो आगे हम लोग भेद को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों के भेद लिखा है और साथ ही साथ इसका मैं संक्षिप्त परिचय देता चलूँगा। तो सबसे पहले हम संज्ञा को लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कहीं कहीं इसके 5 भेद मिलते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम लोग यहाँ 3 लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मित्रों? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के जाति भर का बोध होता है। जैसे अगर हम दोनों की तुलना करें तो समझ जाएंगे, लड़का जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे सभी लड़कों का बोध हो रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे मोहन, तो मोहन किसी एक का नाम होगा, तो मोहन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब गंगा कहेंगे तो गंगा विशेष नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक होगा। भाववाचक, तो जिस संज्ञा शब्द के से भाव का बोध होता है, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, भरोसा, विश्वास, ये सब क्या है? भाव हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। और जो और दो आता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं और समूहवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत भी रखते हैं और व्यक्तिवाचक के अंतर्गत भी रखते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, सेना, ये सारे जो समूहवाचक शब्द हैं ये चले आएंगे जातिवाचक में। किंतु जब
जाति माने सभा, जैसे नागरी प्रचारणी सभा मित्रों, नागरी प्रचारणी सभा एक सभा है, लेकिन एक संस्था के रूप में, एक सभा के रूप में ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक ही है। इसलिए चूंकि ये नाम है और विशेष नाम है, इसलिए ऐसे नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है सर्वनाम मित्रों। सर्वनाम में 6 भेद है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में मित्रों कि इसमें कहा जाता है कि जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। तुम आप कहने से ही हो जाएगा, फिर उसका आप लोग और तुम लोग बहुवचन है। फिर यहाँ पर अंतिम जो है बच रहा है वह, यह। तो वह, यह जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है वह अन्य पुरुष में। ऐसे कहा जाता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बाद जो भी सर्वनाम बचता है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पर वह से हम निश्चित हैं। वह खड़ा है, निश्चित है कि कौन है कौन नहीं है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे हम निश्चित नहीं होते हैं, यानी कोई जा रहा है तो कोई जा रहा है पता नहीं है, कोई खड़ा है पता नहीं है, कुछ पड़ा है पता नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है मित्रों, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके भी रूप बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे निश्चयवाचक में है वह और यह, तो वह का रूप बदलता है उस, तो उससे, उसने, उस पर, उसके, उसका। यह से बदलता है इस, इसने, इसका, इस पर। उसी तरह से अनिश्चयवाचक में कोई का रूप बदलता है किसी, किसी ने, किसी को, किसी से, लेकिन कुछ का कोई रूप नहीं बदलता है। प्रश्नवाचक में तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है, जैसे वहाँ क्या रखा हुआ है, तो क्या प्रश्न है, तो इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, आसानी से ले सकते हैं इसके हम लोग मित्रों। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में यहाँ पर संबंध का बोध होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो पाएगा। तो जिसकी, यहाँ पर जिसकी, उसकी हम देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जो और सो संबंधवाचक में सर्वनाम में आएगा। जो का ही रूप बदल बदल कर प्रयोग किया जाता है। फिर निजवाचक। निजवाचक क्या है मित्रों कि जब कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है, जैसे उदाहरण के लिए कि मैं यह कार्य आप कर लूँगा, तो आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं यहाँ करता है और इस आप का प्रयोग खुद के लिए किया है। तो ये आपके साथ आप आता है, खुद आता है, स्वतः आता है, अपने आप आता है, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगर आएगा पद परिचय में तो उसको हम निजवाचक के अंतर्गत रखेंगे। क्रिया में, क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक अकर्मक यहाँ अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सकर्मक अकर्मक क्या है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने आम खाया, तो यहाँ खाया जो क्रिया है वो सकर्मक है, क्योंकि आम यहाँ कर्म है। फिर अकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे सीता हंसती है, तो यहाँ कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है मित्रों, तो कर्म कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म है। तो सीता हंसती है, तो हंसने का फल किसी पर नहीं बल्कि वह कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया ना होकर अकर्मक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक धातु या क्रिया मिलकर एक क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वो जाने लगा, ठीक, उसने पढ़ लिया, तो ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया में है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को जो
पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, यानी मुख्य क्रिया को पूर्ण अर्थ प्रदान करने में जो सहायक होता है उसे कहते हैं सहायक क्रिया, जैसे है, था, थे, थी। फिर नाम धातु क्रिया मित्रों, नाम धातु क्रिया जो क्रिया विशेषण और संज्ञा से बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ संज्ञा है तो हाथ से हथियाना, और विशेषण क्या है मित्रों, विशेषण कैसे बने, जैसे गरम, गरम विशेषण है, गरम से गरमाना, तो इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए कि मित्रों कभी कभी एक क्रिया के तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है मित्रों। तो जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है तो वो पहली क्रिया को मित्रों हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वो पढ़कर खेलने जाएगा या वो पढ़कर खेलने गया, तो यहाँ पढ़कर जो है पहली क्रिया हुई, पहली क्रिया, और खेलने गया दूसरी क्रिया। तो पहली क्रिया पढ़कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो पढ़कर, खाकर, उठकर, सोकर, सब में ये कर लगा रहता है पहचानने के लिए। फिर प्रेरणार्थक क्रिया क्या है मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पत्र लिखा, ये वाक्य है। दूसरा मैंने पत्र लिखवाया, दोनों में अंतर है। एक में कर्ता खुद काम किया और दूसरे में वह किसी और द्वारा कार्य करवाया। इसलिए मैंने पत्र लिखवाया क्या है, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। मैंने मकान बनवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। विशेषण मित्रों, विशेषण के चार भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक क्या है, तो जिस विशेषण शब्द से, विशेषण क्या है पहले मालूम है कि जिस शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है। तो गुणवाचक क्या है, तो जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग इत्यादि का पता चलता है। जैसे वह लंबा लड़का है, ठीक, वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। संख्यावाचक, तो जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या का बोध होता है। जैसे चार आदमी खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर चार आदमी, कुछ लोग क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चय संख्यावाचक, एक अनिश्चय संख्यावाचक। तो जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चयवाचक, जैसे चार आदमी, यहाँ चार आदमी से बढ़कर नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता है, उसे कहेंगे निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। फिर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ आदमी खड़े हैं, या अनिश्चय कितने हैं पता नहीं है, इसलिए वह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में चला आएगा। फिर मित्रों बच रहा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक, तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के नापने या तोलने का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर क्या है, परिमाणवाचक में। मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक है। तो संख्यावाचक की तरह परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। जैसे 1 लीटर दूध, तो ये हो गया निश्चय, लेकिन थोड़ा दूध ये हो गया निश्चय। 1 किलो चीनी ये हो गया आपका निश्चय परिमाणवाचक, लेकिन थोड़ी चीनी ये हो जाएगा अनिश्चय परिमाणवाचक। सबसे अंत में मित्रों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जो शब्द आया है, जो विशेषण बना है वह सर्वनाम से, यानी जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में विशेषण की तरह हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए मित्रों कि वह लड़का खड़ा है, तो यहां पर वह क्या है, वह यहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह लड़का की ओर संकेत कर रहा है, लड़का के बारे में बता रहा है। तो चूंकि यह संकेत कर रहा है, बारे में बता रहा है, इसलिए यह यहां पर यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब हम यहां से लड़का हटा देंगे, वह खड़ा है, तो वह क्या यहां पर सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस तरह से हमें विकारी शब्द के चारों भेदों, चारों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चारों के भेद मालूम होने चाहिए, तभी जाकर हम इसका पद परिचय दे सकते हैं।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के साथ संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का कोई संबंध नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर इन चारों के साथ किस प्रकार का परिचय देंगे, इन चारों का किस प्रकार परिचय देंगे, हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जब क्रिया विशेषण शब्द आए तो हमें जानना पड़ता है कि क्रिया विशेषण है क्या। तो स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और जैसे कि वह धीरे धीरे जा रहा है, तो जा रहा है क्रिया है, तो जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तो धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के बाद इसके चार भेद आते हैं, यानी कालवाचक यानी समय, स्थानवाचक जगह, रीतिवाचक तरीका और परिमाणवाचक मात्रा के रूप में। तो कालवाचक क्या है, जो क्रिया के समय के बारे में बताए, जैसे वह कल आएगा, वह परसों आएगा, वह सुबह आएगा, वह अब आएगा। ये क्या हो रहा है, किस क्रिया के होने के समय के बारे में बताया जा रहा है, या वो कल आया था, तो उसमें कालवाचक चला आता है। दूसरा स्थानवाचक, यानी क्रिया के होने के स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताया जाता है। जैसे यह कार्य वहाँ हुआ, यह कार्य यहाँ हुआ, ठीक, तुम कहाँ जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिया की जगह बताई जा रही है। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक यानी क्रिया के होने के तरीके के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने वाक्य कहा था कि वह धीरे धीरे जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो धीरे जा रहा है, ठीक। वह ऐसे करेगा, वह वैसे करेगा, तो ऐसे वैसे, ये सब क्या है, रीति है, किसी कार्य करने के तरीके हैं। अंत में देखते हैं यहाँ पर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में होता है मात्रा, यानी कोई क्रिया कितनी हो रही है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं काल यानी समय का, कब हुआ प्रश्न करके। दूसरा स्थान, कहाँ हुआ, कब कहाँ, रीति में कैसे हुआ, और परिमाण में कितना हुआ। तो इस पर कब कहाँ, कैसे और कितना से प्रश्न करके इन चारों को समझ सकते हैं। फिर संबंध बोधक शब्द। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय यानी जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बनाता है। जैसे मोहन राम के साथ जाएगा, तो यहां पर साथ क्या है, संबंध बोधक शब्द है, जो राम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बना रहा है। तो हमको मैंने पहचानने के लिए यहाँ कुछ शब्द रखे हैं, जिससे आगे, पीछे, पहले, बाद, सामने, बिना, साथ, निकट, पास, जरिए, लिए, बाहर, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि। तो इस तरह के शब्द संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जिसे वाक्य बना देंगे, वह राम के आगे चलेगा, वह मोहन के पीछे चलेगा, वह उसके पहले आएगा। तो हमेशा जो शब्द होते हैं वह संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। तो हम इसमें परिचय में क्या करेंगे, सिर्फ लिख देंगे क्या है, संबंध बोधक। जैसे वह राम के साथ आएगा, तो साथ के नीचे रेखांकित है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, संबंध बोधक, ठीक। और किसका संबंध बताया जा रहा है, तो राम का संबंध बताया जा रहा है, तो राम का संबंध। समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या होता है कि इसमें शब्द या अव्यय वाक्य या शब्द के बीच क्या करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। जैसे राम और मोहन आएंगे, तो राम और मोहन को जोड़ने का काम और से हो रहा है। तो जो जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और तथा, एवं, इसलिए, हम लोग या, अथवा, ये जितने सारे शब्द हैं सभी समुच्चय बोधक में आएंगे। तो इसका परिचय कैसे देंगे, तो लिखेंगे जैसे राम और मोहन जाएगा, तो और के नीचे रेखांकित अगर है तो क्या, और क्या है, आपका समुच्चय बोधक है। और क्या लिखेंगे, राम और मोहन को जोड़ा गया, बस इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में जिससे मनुष्य के भाव का पता चलता है, तो इसको
7 भागों में बांटा जाता है। जैसे मित्रों हर्षबोधक, हर्षबोधक में क्या है, वाह, खुश होते हैं हम लोग तो खुशी के भाव के रूप में आता है। फिर आता है शोकबोधक, आह करते हैं, त्राहि त्राहि करते हैं, वो आता है शोकबोधक में। आश्चर्य, आश्चर्यबोधक, क्या का प्रश्न करते हैं हम लोग, आश्चर्य होने के लिए करते हैं। अनुमोदक बोधक, अनुमोदन, अनुमोदित करते हैं, ठीक, अच्छा बोलकर। फिर तिरस्कार करते हैं, छी, धिक करके तिरस्कार भी करते हैं हम लोग। फिर स्वीकार करते हैं, ठीक और अच्छा बोलकर, हाँ हाँ करके, अच्छा करके। फिर संबोधन बोधक यानी अरे, अजी, अहो संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार 7 प्रकार के भेद विस्मयादि बोधक हैं के होते हैं। और इसका कैसे परिचय देंगे, जैसे लिखा हुआ है वाह, तो वाह के नीचे अगर अंडरलाइन है मित्रों तो क्या करेंगे, लिखेंगे विस्मयादि बोधक। और उसके बाद भाव क्या है, तो भाव है आपका हर्षबोधक। इस तरह से जैसे अच्छा अगर है, अच्छा तुमने ठीक किया, तो अच्छा के नीचे अंडरलाइन है तो क्या लिखे, विस्मयादि बोधक। और क्या करेंगे, अनुमोदन बोधक, उसको लिख देंगे भाव। अनुमोदन भाव है, यहां पर अनुमोदित किया जा रहा है। इस तरह से हम अविकारी शब्दों के परिचय देंगे। तो इस प्रकार से हमने शुरू से अंत तक प्रत्येक शब्द के 8 शब्दों के परिचय को जाना, उसके भेद सहित। यदि इस वीडियो को हम बार बार देखेंगे और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पद परिचय देने में कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। तो मित्रों हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही।